सबको लगा कि वो एक आम सा अनाथ बच्चा है, लेकिन वो एक बहुत ही शक्तिशाली वैम्पायर की जान बचाता है और वो उसका मास्टर बन जाता है। महिरू ने अपनी माँ को बहुत ही छोटी उम्र में खो दिया था। जैसे जैसे उसके कंधों पर माँ के गुजर जाने का बोझ था, उसके रिश्तेदार उसके बारे में बातें करते थे कि अब इस अनाथ का ध्यान कौन रखेगा। महिरू को लगा कि वो अपने दुख के बाद तन्हाइयों में डूब जाएगा, लेकिन तभी उसके अंकल ने उसे अपनाने की बात की। उसने महिरू के सर पर हाथ रख के कहा कि हम परिवार हैं, इसीलिए ये तो साधारण सी बात है कि वो उसका ध्यान खुद ही रखेंगे। अब महिरू एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और उसके जिंदगी की फिलॉसफी है लॉजिकल और सिंपल चीजें करना, बिल्कुल अपने अंकल की तरह। वो किसी और के कुछ करने का इंतजार नहीं करता, बल्कि खुद ही पहले करता है। एक दिन उसे रास्ते में एक घायल बिल्ली मिलती है, तो वो उसे घर लेकर आता है, उसका इलाज करता है और उसे अपना लेता है। वो उस काले और नींद में डूबी बिल्ली का नाम रखता है कूरू, बिना जाने कि इस बिल्ली में कुछ अंधेरा और भयानक छुपा है। अगले दिन घर लौटते वक्त उसके दोस्त उससे रेलवे स्टेशन के पास एक्टिव वैम्पायर के अफवाहों के बारे में बताते हैं और वो ये भी कहते हैं कि 10 लोगों का खून अब तक पिया जा चुका है। महिरू इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता और घर लौट आता है, लेकिन जैसे ही वो घर पर पहुंचता है उसे एक झटका लगता है कि टीवी ऑन है। वो चुपके से अंदर जाता और देखता है कि एक फैंसी सा ईमो लुकिंग लड़का, जिसके आंखों के नीचे गहरा डार्क सर्कल है, उसके घर में आराम से बैठा हुआ है। वो बहुत ही घबरा जाता और पूछता है कि वो कौन है और उसके घर में वो घुसा कैसे। वो उस आदमी पर झाड़ू से हमला करता है, लेकिन वो लड़का बहुत तेज था और आराम से उसके हमले से बच जाता है। जब महिरू दूसरी बार उस पर हमला करने ही वाला होता है, तभी गलती से पर्दा हट जाता है और धूप कमरे में आने लगती है। और जैसे ही धूप उस लड़के पर पड़ती है, वो तुरंत उसी काली बिल्ली कूरो में बदल जाता है। महिरू हैरान रह जाता है इस अजीब घटना से। जैसे ही वो पर्दा दोबारा बंद करता है, बिल्ली दोबारा से इंसान बन जाती है। वो चीख कर पूछता है कि वो कौन है। वो लड़का जवाब देता है कि वो एक दयालु और आलसी वैम्पायर है। मयूरू घबरा जाता है और सोचता है कि उसके दोस्त सही कह रहे थे। वो उसे धूप में फेंकने की कोशिश करता है, पर मयूरू उस पर रेलवे स्टेशन के आसपास लोगों पर हमला करने का इल्जाम लगाता है। लेकिन वैम्पायर कहता है कि उसे उस बात के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मयूरू सब कुछ समझाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि वैम्पायर कहता है कि जब वो इंसान के रूप में हो तो उसका असली नाम ना ले। तो मयूरू मजाक में उससे कहता है कि तो क्या होगा अगर मैं तुम्हें कूरो बुलाऊं, और तुरंत उसके हाथ और कूरो के गले के चारों तरफ नीली जादुई रिंग्स बन जाती है। जमीन पर एक और एनर्जी सर्कल बनता है और जैसे ही वो बिखर जाता है, सारे रिंग्स उसमें घुस जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। कूरो ऑलरेडी थक चुका होता है और डिप्रेस्ड फील कर रहा था। मयूरू उसे झटका देता है और पूछता है कि अभी क्या हुआ। कूरो बताता है कि वो एक खास तरह का वैम्पायर है जो अपने मास्टर से बंधे होते हैं। वो सिर्फ अपने मास्टर का खून पी सकता है और मास्टर के आदेश उनके लिए अंतिम होते हैं। कूरो कहता है कि अभी जो कुछ भी हुआ वो एक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट था और अगर वो 24 घंटे के अंदर मयूरू का खून नहीं पीता तो ये कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। मयूरू को ये सुनकर सुकून मिलता है और वो कूरो को घर से बाहर निकाल देता है ताकि वो किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बच सके। लेकिन जैसे ही वो चलना शुरू करता है, एक एनर्जी की रस्सी उसे खींचकर कूरो की तरफ ले जाती है। कूरो समझाता है कि अब वो एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उन्हें जोड़ता है। अब यहाँ पर मयूरू के पास और कोई चारा नहीं बचता और उसे कूरो को वापस घर लेकर आना पड़ता है। हालांकि दोनों को ही ये एग्रीमेंट पसंद नहीं होता। थोड़ी देर बाद मयूरू कूरो को अपने दोस्त के पास ले आता है। वो उन्हें बताता है कि बिल्ली असल में एक वैम्पायर है। उसके दोस्त सोचने लगते हैं कि वो थक गया है और उनमें से एक उसे अपने साइकाइट्रिस्ट का नंबर दे देता है। जब मयूरू सोच रहा होता है कि वो उन्हें कैसे यकीन दिलाए, तभी वो एक शीशे में एक अंधेरा और बहुत ही भयानक सा साया देखता है। फिर वो अचानक से एक स्ट्रीट मैजिशियन उनके ग्रुप के सामने आ जाता है। मयूरू का एक दोस्त उसे इग्नोर करता और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन मैजिशियन उसे रोक लेता और फिर अचानक से उसके कंधे पर काट लेता है, जिससे उसका खून हर तरफ बिखर जाता है। सब लोग वहां से भाग जाते हैं, जबकि वो मैजिशियन एक ऊंचे पोल पर चढ़ जाता है और अपने आप को एक वैम्पायर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। उसका नाम होता है बेलिया। वो जानता है कि मयूरू ने एक ब्लैक कैट वैम्पायर को उठाया था और वो उसे एक डुएल के लिए बुलाता है। जैसे ही बेलिया नाचता है, कूरो अचानक एक सरप्राइज किक से हमला करता है। मयूरू उससे पूछता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, लेकिन कूरो कहता है कि हमें भागना चाहिए क्योंकि वो किसी वैम्पायर से लड़के परेशान नहीं होना चाहता। मयूरू को ये बात पसंद नहीं आती और वो कूरो से कहता है कि वो अकेला भाग जाए और खुद अपने दोस्तों की मदद के लिए वापस जाता है। बेलिया उन पर फिर से हमला करने ही वाला होता है, लेकिन मयूरू उस पर कूदता है और उसका सर पकड़ लेता है और पूरी वो भी ताकत से। बेलिया उसकी कोशिश का मजाक उड़ाता और एक तलवार से उस पर वार करता है, लेकिन कूरो समय पर हट जाता और मयूरू की जान बचा लेता है। वो मयूरू को एक तरफ फेंकता है और खुद तलवार अपने सीने से निकाल लेता है। वो कहता है कि उसने 100 साल से किसी का खून नहीं पिया है, इसीलिए वो अभी बेलिया से लड़ने के लिए काफी कमजोर है।
माहिरू अचानक से अपना हाथ कूरो के मुंह में डाल देता है और कहता है कि मेरा खून पी लो। और जैसे ही कूरो उसके हाथ से टपकता हुआ खून पीता है, उनके बीच का टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट बन जाता है। कूरो के गले में एक कॉलर बन जाता है जो माहिरू के हाथ से एक चेन से जुड़ जाती है। ईमो वैम्पायर को एक जबरदस्त पावर बूस्ट मिलता है और वो माहिरू को अपना नया मास्टर मान लेता है और अब वो उसका सर्वेंट वैम्पायर बन चुका था। माहिरू उसे आदेश देता है कि वो उस एविल वैम्पायर को हराए और कूरो उसके कहने पर हमला स्टार्ट करता है। सिर्फ अपने पंजे हिलाने से ही वो एक जोरदार हवा का झोंका बनाता है जो सीधा बेलिया की तरफ जाता है। फिर वो बेलिया पर टूट पड़ता और एक ही वार में उसे हरा देता है। कूरो फिर घायल बेलिया को उठाता है और उसका खून पीने की कोशिश करता है, लेकिन माहिरू तुरंत चेन खींचता है और कहता है कि बस हुआ। बेलिया उन दोनों को बद्दुआ देता है और अपनी टोपी दोबारा से पहनता है और तुरंत एक डॉल में बदल जाता है। माहिरू से उठाता है और पूछता है कि वो कूरो को मारने की कोशिश क्यों कर रहा था। बेलिया जवाब देता है कि उसका मास्टर सुबाकी का आदेश था ये। कूरो कहता है कि वो उस हरामी सुबाकी को जानता भी नहीं। बेलिया कहता है कि कोई भी सुबाकी को नहीं जानता और इसीलिए वो सबको मारना चाहता है जो उसे नहीं जानते। अचानक माहिरू और कूरो के बीच का चेन गायब हो जाता है और दोनों थकान से जमीन पर गिर जाते हैं। जब माहिरू की आंखें खुलती है तो वो अपने रूम में होता है और कूरो अपने छोटे से बेड पर शांत सो रहा था। माहिरू तुरंत ही स्कूल के लिए दौड़ता है और वो अपने घायल दोस्तों के लिए बहुत ही चिंतित था, लेकिन उसके सरप्राइज के लिए वो दोस्त बिल्कुल ठीक होते हैं। वो कहता है कि पुलिस ने उसे बताया था कि उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसे ज्यादा कुछ याद नहीं। ना तो उस घायल दोस्त को और ना किसी गवाह को याद है कि माहिरू मार्केट में था या किसी स्ट्रीट मैजिशियन वैम्पायर से मिला था। माहिरू सोचता है कि कुछ तो अजीब हो रहा है। जब वो घर पर लौटता है तो वो कूरो से पूछता है कि क्या उसे बेलिया या उसके मास्टर सुबाकी के बारे में कुछ पता है। तभी बिना बादलों के आसमान में अचानक बारिश शुरू हो जाती है और माहिरू खुद को एक अजीब सी डायमेंशन में पाता है। अचानक एक पागल सा लड़का जो ब्लीच के एसेन जैसा कॉस्प्ले कर रहा होता है वहाँ पर आता है और वो बिना किसी वजह के माहिरू पर हंसने लगता है। अगले ही पल वो चुपके से माहिरू का बैग सील कर देता है बिना उसे बताए और बेलिया को उसमें से निकाल लेता है। बेलिया उस लड़के को सुबाकी कहकर पुकारता है। माहिरू घबरा जाता है जैसे उसे समझ आता है कि वो एक खतरनाक दुश्मन का सामना कर रहा है। सुबाकी तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है। कूरो को उठाकर वो एक तरफ फेंक देता है जिससे वो अपने ह्यूमन फॉर्म में बदल जाता है। सुबाकी अपने बड़े भाई को बुलाता और जब माहिरू कूरो से पूछता है कि क्या वो सच कह रहा है तो कूरो सीधा कह देता है कि उसने उस पागल लड़के को कभी नहीं देखा। तब सुबाकी फिर से हंसने लगता है और कूरो को क्रूएल कहकर बुलाता है क्योंकि वो उसे नहीं जानता। फिर वो बताता है कि 7 असली वैम्पायर्स हैं जो ह्यूमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके सर वैम्प्स बन सकते हैं। ये सब एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं और उनका आधार है 7 पापों यानी 7 सिंस। कूरो स्लोथ का सर वैम्प है और स्लोथ सबसे बड़ा भाई है। सुबाकी कहता है कि एक और असली वैम्पायर है और इस बार वो अपनी बात कर रहा था जो मेलैंकोली का कैंप है यानी 7 भाई बहन में सबसे छोटा, लेकिन कोई भी उसे नहीं मानता। माहिरू और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तब सुबाकी एक काले लोमड़ी ब्लैक फॉक्स में बदल जाता है और माहिरू के कंधे पर जंप करके कूरो को परेशान करता है। माहिरू से रोकता है और पूछता है कि क्या बेलिया को उन पर कल अटैक करने के लिए उसने भेजा था। सुबाकी हाँ में जवाब देता और कहता है कि उसे लोगों और वैम्पायर को मारना बहुत पसंद है। फिर वो कूरो को जोर से किक करता है। उसकी आस्तीन से लाल फूल की पंखुड़ियां निकलती है जो एक तलवार का रूप ले लेती है। वो कूरो पर तलवार से हमला करता है, लेकिन कूरो अपने अंधेरों के पंजों से उसको रोक लेता है। माहिरू कूरो से कहता है कि वो थोड़ा ब्लड पी ले ताकि उसे इंस्टेंट एनर्जी मिले, लेकिन कूरो मना कर देता है, चाहे सुबाकी उसे नीचे गिराकर उस पर पैर क्यों ना रख दे। सुबाकी उसे दूर फेंक देता है और फिर वो माहिरू को उठाकर कहता है कि उसने सभी वैम्पायर के खिलाफ जंग का ऐलान किया है और वो भी सिर्फ अपने मजे के लिए। माहिरू समझ जाता है कि ये लड़का सच में दिमागी रूप से पागल है और इसे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है क्योंकि ये किसी की बात समझ ही नहीं रहा। उस मोमेंट पे माहिरू अपने पास्ट को याद करता है जब वो अपनी माँ की मौत के बाद बहुत दुखी था। तब उसके आसपास सब अच्छे थे, लेकिन फिर भी वो सुकून महसूस नहीं कर रहा था। उसके अंकल ने उसे कहा था कि अपनी फीलिंग को पहचानो और सामना करो, तभी तुम किसी हाल तक पहुंच सकते हो। अब माहिरू वही बात सुबाकी से कहता है। वो घोषणा करता है कि वो उसे नाम और अपना खून देगा, उसे अपना सर वैम्प बना लेगा और फिर उसे दूसरे वैम्पायर के खिलाफ जंग छेड़ने से रोकेगा। सुबाकी हंस पड़ता और कहता है कि तुम मर जाओगे इससे पहले। वो अपनी तलवार से माहिरू पर वार करता है, लेकिन कूरो समय पर पहुंचकर उसकी जान बचा लेता है। सुबाकी के वार करते ही माहिरू और कूरो अचानक से गायब हो जाते हैं। सुबाकी सोचता है कि माहिरू एक इंटरेस्टिंग लड़का है और वहाँ से वो चला जाता है,
इसी बीच माहिरू को कूरो बताता है कि एक दूसरा सर्वेंट ने उनकी जान बचाई थी। अचानक एक ट्विन जोड़ी आती है और कहती है कि उनका मास्टर माहिरू और उसके सर्वेंट से मिलना चाहता है। कूरो जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो बिल्ली में बदल जाता है। लेकिन तभी एक अमीर लड़का अपने सिंहासन पर बैठकर आता और माहिरू से कहता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उसे उसके साथ चलना ही पड़ेगा। वो लोग उसके लीमो में बैठ जाते हैं और वहाँ पर वो लड़का अपना परिचय देता है। वो कहता है कि उसका नाम मिसोनो है, जो कि कैंप ऑफ लस्ट का मास्टर है। जल्दी वो मिसोनो के घर पर पहुंच जाते हैं और एक तितली जो उसके सर पर बैठी होती है, असल में वो एक सर्वैम्प निकलती है। मिसोनो उस कैंप को सर पर थप्पड़ मारता है और उसका नाम स्नो बताता है। फिर वो माहिरू और कूरो को अंदर ले जाता है और जैसे ही वो लोग एक बंद कमरे में पहुंचते हैं, वो लोग अपनी असली नीयत दिखाने लगते हैं। यहाँ स्नो दोबारा से एक तितली में बदल जाता और वो जाकर मिसोनो का खून चूसता है, जिससे वो अपना डेथ साइट समन करता और अपनी फुल पावर अनलीज करता है। मिसोनो का बिहेवियर तुरंत ही बदल जाता है और वो माहिरू को बेकार कहता है, जो अपने सर्वेंट को यूज करना भी नहीं जानता। वो माहिरू से कहता है कि वो उसका सर्वेंट बन जाए, लेकिन जब माहिरू मना करता है तो वो स्नो को उसके ऊपर हमला करने भेज देता है। स्नो माहिरू पर हमला करता है जब माहिरू ने उसका सर्वेंट बनने से इनकार कर दिया। वो मुश्किल से स्नो के पहले अटैक से बच पाता है। माहिरू गुस्से में मिसोनो से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मिसोनो, जो कि एक अमीर लड़का है, वो कहता है कि वो किसी कॉमनर जैसे इंसान को कुछ नहीं बताएगा। इस बात से माहिरू और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था। माहिरू कूरो को उठाता और फ्रंट डोर से निकलते हुए कहता है कि उसे किसी ऐसे घमंडी रिच प्रिक से बात नहीं करनी जो सिर्फ अपने स्टेटस का घमंड रखता है। लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकलता है, माहिरू को लगता है कि वो रास्ता ही भूल गया है और अचानक से वो देखता है कि कई बच्चे उसे विंडोज से क्रीपी नजरों से घूर रहे हैं। तभी स्नो उसके पीछे आ जाता और कहता है कि ये सब उसी के मिनियंस हैं जो उसके ऑर्डर फॉलो करते हैं। स्नो कहता है कि वैम्पायर के खिलाफ उसकी लड़ाई में सुबाकी और उसके चमचे सबसे पहले कमजोर मिनियंस को निशाना बना रहे हैं। मिसोनो वहाँ पर थोड़ी देर बाद आ जाता है, सांस फुलाते हुए सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने सिर्फ एक सीढ़ियाँ उतरी होती है। वो कहता है कि वो अपने मिनियंस को सिर्फ एक सैक्रिफाइस के जैसे यूज नहीं करना चाहता, इसलिए वो उनकी रक्षा के लिए और भी ज्यादा पावर चाहता है। वो माहिरू से कहता है कि अगर उसके पास अपने सर्वैम्प का मास्टर बनने का हौसला नहीं है तो वो उसके अंडरलाइंग बन जाए। माहिरू तब अपनी पोजीशन समझ जाता है और मिसोनो से कहता है कि वो उसके और स्नो के बच्चों को बचाने में मदद करेगा, लेकिन एक सर्वेंट नहीं बल्कि दोस्त बनकर। मिसोनो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो माहिरू से पूछता है कि क्या वो सुबाकी का सामना बिना किसी वेपन के करेगा। मिसोनो बताता है कि सभी मास्टर एक वेपन बना सकते हैं अपने कैंप की पावर से, और फिर वो माहिरू को वेपन चलाना सिखाने का फैसला करता है। कुछ देर के बाद माहिरू अपने बेस्ट फ्रेंड साकुया के साथ घर जा रहा होता है तो रास्ते में माहिरू को पीछे से कोई अजीब सी प्रेजेंस महसूस होती है, लेकिन जब वो पलट कर देखता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। साकुया उसे मजाक में कहता है कि क्या ये कोई वैम्पायर था। फिर वो पूछता है कि क्या उसने कुछ अनयूजुअल देखा है आजकल। माहिरू कूरो को वैम्पायर होने की बात नहीं बता सकता था, इसीलिए कहता है कि अगर कुछ भी अजीब हो तो तुम मुझे तुरंत कॉल करना। साकुया कहता है कि माहिरू अजीब है और दौड़कर घर चला जाता है। अगले दिन माहिरू मिसोनो के पास जाता है ये सीखने के लिए कि वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए वेपन कैसे ले सकता है। कूरो उससे कहता है कि अगर वो वेपन चाहता है तो आंखें बंद करे, और जब वो अपनी आंखें बंद करता है तो वो कूरो के माइंड के अंधेरे में एक अजीब जगह पर पहुंच जाता है। वहां पर उसे एक क्रीपी बिल्ली मिलती है जो उससे कहती है कि वो कूरो का एक हिस्सा है और अपने मास्टर के पावर की रखवाली करती है। वो माहिरू को एक गिफ्ट बॉक्सेस के ढेर के पास ले जाती है और कहती है कि एक बॉक्स चुन लो, लेकिन एक बार चूज कर लिया तो रिटर्न नहीं कर सकते। अगले ही पल जादू उसके चारों ओर घूमता है और उसके रिस्ट पर एक टैटू बन जाता है। माहिरू सोचता है कि क्या मैं इससे सच में लड़ भी पाऊंगा। वो अपने ब्रूम को समन करने की कोशिश करता है लेकिन वो आता ही नहीं, तो स्नो उससे कहता है कि अपना गोल इमेजिन करो, तभी तुम अपने ब्रूम को समन कर पाओगे। माहिरू तुरंत अपने दोस्तों के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि ये लोग उसके परिवार के जैसे हैं। वो मिसोनो से कहता है कि वो एक दिन उनसे मिलवाएगा भी। कुछ दिन के बाद माहिरू और उसके दोस्त साकुया के बारे में चिंतित होते हैं जो कुछ दिनों से स्कूल नहीं आया था। माहिरू स्कूल के बाद उससे मिलने जाने का फैसला करता है और उसके लिए कुछ लंच बॉक्सेस भी खरीदता है। वो कूरो को बताता है कि वो और साकुया एलिमेंट्री स्कूल से बेस्ट फ्रेंड रहे हैं, लेकिन तभी उसकी मेमोरी ग्लिच होने लगती है। उसे याद नहीं आता कि साकुया का एड्रेस क्या था। वो सोचता है कि क्या मैं कभी उसके घर भी गया था या नहीं। उसकी साकुया के बारे में सारी यादें तेज गति से मिटने लगती है। तभी अचानक असली साकुया उसके पीछे आ जाता और उसे डरा देता है। माहिरू उससे पूछता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो इतने दिनों से। कूरो उस लड़के को शक की नजरों से देख रहा था।
साकुया बताता है कि कुछ दिन पहले उसके ऊपर यहाँ पर अटैक हुआ था और हालांकि उसकी जान बच गई, तब से वो घर से निकलने से डरता है। तभी एक दूर से किसी की चीख की आवाज आती है और साकुया तुरंत माहिरू का हाथ पकड़ता है और उसे कुछ गलियों से ले जाता है। वो एक खुले मैदान में पहुंचते हैं। माहिरू कुछ पूछ भी नहीं पाता कि क्या हो रहा है। तब तक वो और कूरो स्टील वायर से बांध दिए जाते हैं और उसी वक्त दो तलवारें कूरो के पास से गुजर जाती है। बेलिया एक बिल्डिंग के छत पर खड़ा होता है और वहां से जंप करके साकुया के पास आ जाता है। तभी साकुया बिल्कुल पागल जैसे बर्ताव करता है और माहिरू पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हें वार्निंग दी गई थी कि ये एरिया वैम्पायर से भरा हुआ है, फिर भी तुम यहाँ पर आए। और तभी कूरो को समझ आता है कि साकुया असल में सुबाकी का मिनियन है। साकुया माहिरू से कहता है कि अपने बीते हुए लम्हों के बारे में सोचो, उन यादों के बारे में जो उन्होंने साथ में बिताए थे। और तभी उसे एहसास होता है कि वो माहिरू के बचपन के किसी भी याद में नहीं है। फिर वो छुरियां निकालता और माहिरू से कहता है कि सोचो कितनी यादें असली है और कितनी झूठी। तभी साकुया माहिरू के ऊपर हमला करता है, लेकिन कूरो अपने आप को बीच में डालकर उसके चोट को खुद के ऊपर ले लेता है। बेलिया तभी दूसरा वार करता और अपनी तलवारों से कूरो को घायल कर देता है। माहिरू को विश्वास ही नहीं होता कि उसका बेस्ट फ्रेंड एक वैम्पायर निकला। साकुया यहाँ पर रोता हुआ कहता है कि काश वो वैम्पायर ना होता। वो कहता है कि उसने माहिरू पर भरोसा किया था, लेकिन माहिरू ने उससे झूठ बोला कि कूरो एक नॉर्मल बिल्ली है। वो कहता है कि अगर तुमने झूठ नहीं बोला होता तो हम आज भी दोस्त होते। माहिरू अब सिचुएशन से निकलने के लिए कूरो के कैंप की पावर का यूज करना चाहता था, लेकिन कूरो उसका खून पीने से मना कर देता है। वो कहता है कि कैंप वैम्पायर सिर्फ तब तक ताकत पाते हैं जब तक उनके मास्टर में सच्ची इच्छा शक्ति होती है, सिर्फ खून से कुछ नहीं होता। माहिरू थोड़ा बेकार और हेल्पलेस महसूस कर रहा था, लेकिन तभी स्टील स्ट्रिंग्स कट हो जाती और मिसोनो और स्नो वहां पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर स्नो बेलिया पर हमला करता और मिसोनो साकुया का सामना करता है, क्योंकि माहिरू उसका पहला दोस्त है। साकुया उसे इग्नोर करता और कहता है कि तुम जैसे इंटाइटल्ड ब्रैट्स कुछ भी नहीं कर सकते, और बेलिया को पहले अटैक करने का हुक्म देता है। लेकिन जैसे ही बेलिया सीधे मिसोनो और उसके सर्वैम्प के बीच में आता है, मिसोनो का स्पेशल वेपन एक्टिवेट हो जाता है। बेलिया के एग्जीक्यूशन चेयर पर बांध दिया जाता और स्नो सीधे उसके दिमाग को काट डालता है। मिसोनो फिर साकुया से कहता है कि बड़े ही शर्म की बात है कि हमें लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि माहिरू तुम दोनों को मिलवाना चाहता था। यहाँ पर साकुया का एटीट्यूड अचानक ही बदल जाता और वो ऐसे एक्ट करता है जैसे वो भी माहिरू और मिसोनो के साथ दोस्ती करना चाहता हो। मिसोनो इससे इमोशनल हो जाता और स्नो के साथ अपना चेन तोड़ देता है। तभी बेलिया जो अब किसी स्ट्रिंग्स के कंट्रोल में है, वो स्नो पर अटैक कर देता और उसका एक पैर काट डालता है। और उसी वक्त साकुया भी मिसोनो पर अपनी छुरियों से अटैक करता है और उसे बहुत चोट पहुंचाता है। फिर वो माहिरू को अपने बाहों में लेकर कहता है कि मैं हमेशा से तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को मारना चाहता था, चाहे हम पहले कितने भी दोस्त क्यों ना हो, क्योंकि मैं ऐसे ही बना हूँ। वो माहिरू को जमीन पर फेंक देता और कहता है कि अब वो उसके सारे दोस्तों को भी मार डालेगा। तभी अचानक से एक लड़की का भूत वहां पर दिखाई देता है। वो साकुया के पीछे आ जाता और उसे रोकता है। वो धीरे से कुछ कानों में कहती है, जिसकी वजह से साकुया का ध्यान माहिरू से हट जाता है। इधर कूरो भी अब तक रिकवर हो चुका होता है और वो माहिरू से कहता है कि वो इस हालत में लड़ नहीं सकते, इसलिए उन्हें भाग जाना चाहिए। लेकिन माहिरू इनकार कर देता और साकुया को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपना झाड़ू समन करता और साकुया पर जोर से वार करता है, जिससे उसे एक गहरी चोट लग जाती है और रुकती नहीं। तभी माहिरू को महसूस होता है कि वो अपने वेपन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। साकुया उससे कहता है कि मुझे मार दो। माहिरू का विश्वास डगमगाने लगता है और उसका झाड़ू अब वोलेटाइल एनर्जी के क्लाउड में बदल जाता है। उसका दिमाग घूमने लगता है और वो सोचता है कि वो क्या कर रहा है। उसे लगता है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को मारने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और अगर उसने ऐसा किया तो वो इंसान नहीं रहेगा। लेकिन उस सब के बावजूद माहिरू खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और साकुया पर एक और वार करता है। वो सोचता है कि क्या ये वही शक्ति है जो मैंने अपने दोस्तों को बचाने के लिए चाहता था। माहिरू बार बार साकुया पर वार करता है अपने झाड़ू से और आखिर में उसे एक फेंस में टकरा देता है। साकुया उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखता है, जैसे वो चाहता हो कि उसकी दुखी जिंदगी का यहीं पर अंत हो। वहीं दूसरी तरफ माहिरू के निगेटिव इमोशंस जैसे कि गिल्ट और पछतावा अब कूरो के दिमाग में भी जाने लगा था। तभी कूरो माहिरू पर झपटता है और उसकी गर्दन में काट के उसका खून पीता है। उसके बीच की चेन फिर से दिखाई देने लगती है। तभी कूरो अपनी छुपी हुई शक्ति को रिलीज करता है। उसकी पीठ से अंधेरा निकलता है जो एक बड़े क्रीपी बिल्ली के रूप में बदल जाती है। वो बिल्ली काली लिक्विड उगलती है जो पूरे एरिया को ढक लेता है। माहिरू चिल्लाता है कि ये क्या हो रहा है, और तभी वो उस ब्लैक लिक्विड में बह जाता है। साकुया अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता और कहता है कि अपने सर्वैम्प को कह दो कि मुझे मार दे, सब कुछ खत्म हो जाएगा।
वो कहता है कि उसने माहिरू से झूठ बोला था क्योंकि वो उसके हाथों मरना चाहता था, लेकिन अब सिचुएशन कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो गई है। लेकिन उससे पहले कि माहिरू कुछ फैसला कर सके, एक गोली आकर कूरो के दिल को डिस्ट्रॉय कर देती है और उसकी डार्क पावर गायब हो जाती है। एक नया सर्वैम्प और उसका मास्टर बैटलफील्ड में आ चुका था। मास्टर अपने सर्वैम्प को सबको संभालने का हुक्म देता है और वो खुद नीचे कूदता और कूरो को किक करता है और उस पर गोलियां चलाता है जब तक कूरो फिर से एक बिल्ली में बदल नहीं जाता। नए सर्वैम्प जिसके सर पर ब्राउन पेपर बैग था साकुया पर अटैक करता है, लेकिन साकुया की पपेटर दोस्त उसे बचा लेती है और उससे पीछे हटने को कहती है और वो मान भी जाता है। यहाँ माहिरू साकुया से पूछता है कि क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते थे। साकुया बस अपने रिस्ट बैंड माहिरू की तरफ फेंकता है और गायब हो जाता है। थोड़ी देर के बाद एक कार जोर से उस एरिया में दाखिल होती है और स्नो के मिनियन वहां पर पहुंच जाते हैं। वो कहता है कि मुसोनो ज्यादा चोट में नहीं है, लेकिन उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। माहिरू को लगता है कि उसकी वजह से ही मिसोनो को चोट लगी, इसीलिए वो गिल्टी महसूस कर रहा था। तभी एक काउबॉय वैम्पायर मास्टर आता है और कहता है कि मिसोनो को अपनी गलती का जिम्मेदार खुद बनना चाहिए क्योंकि उसने बैटल के बीच में अपना गार्ड नीचे कर दिया था। वो अपने आप को एक वॉन्डरिंग एंटीक डीलर बताता है और उसका वैम्पायर है जी, जो इनवे का सर्वैम्प है। माहिरू को लगता है कि वो आदमी थोड़ा वियर्ड है जो डॉल से बात करता है और अपने सर्वैम्प के साथ मजाक करता रहता है। वो काउबॉय फिर माहिरू को कूरो वापस देता और पहले जो कुछ उसने कूरो के साथ किया उसके लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि शायद अच्छा होता अगर मैं साकुया को भी संभाल लेता। फिर वो माहिरू से कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें अभी ही पता चल गया कि तुम में किसी को मारने का हौसला नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं कूरो को वापस ले जा सकता हूँ और तुम एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह जिंदगी जी सकते हो। वो माहिरू को कहता है कि अगर कभी अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना हो तो मुझसे संपर्क करना। अगले दिन जब माहिरू ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहा होता है तो उसकी नजर सुबाकी पर एक रेस्टोरेंट में पड़ती है। वो तुरंत जाकर उसके पास बैठ जाता और उससे पूछता है कि साकुया उसका मिनियन कब बना। सुबाकी तब साकुया की लाइफ स्टोरी सुनाना शुरू करता है। वो दुनिया के सबसे खराब माँ बाप के घर पैदा हुआ था। उसके माँ बाप ने उसकी बहन से सुसाइड करवाई इंश्योरेंस के पैसे के लिए और साकुया को पुलिस के सामने झूठ बोलने पर मजबूर किया कि उसकी बहन खिड़की से खेलते हुए गिर गई थी। अगर उसने झूठ नहीं बोला होता तो उसका भी वही हाल होता। सुबाकी बताता है कि मिनियन तब बनते हैं जब कोई मरने के करीब इंसान एक सर्वेंट का खून पीता है, तब वो उनका सर्वेंट बन जाता है। सुबाकी माहिरू को कहता है कि तुझे ये बेसिक बात भी नहीं पता और फिर एक भयानक औरा छोड़कर कहता है कि आज उसका मूड वायलेंस का नहीं है और वहां से चला जाता है। माहिरू डर के मारे बिल्कुल चुप हो गया था और सुबाकी से कुछ भी कह नहीं पाता। उसे बुरा लगता है कि वो साकुया के दर्द को समझ नहीं पाया क्योंकि साकुया हमेशा हर बात को मजाक बनाकर उसे चुप करा लेता था। अगले दिन माहिरू स्कूल भागता है ये सोचते हुए कि साकुया क्लास में होगा, लेकिन वो वहाँ पर होता नहीं और सब लोग उसका नाम सुन के अजीब सा रिएक्ट करते हैं। वो उसकी पर्सनैलिटी तो याद रखते हैं लेकिन उसका चेहरा नहीं। माहिरू समझ जाता है कि साकुया चाहता है कि लोग उसे याद रखें, लेकिन वो सबके सामने अपना वजूद नहीं दिखा सकता। कल्चरल फेस्टिवल के दिन साकुया स्कूल आता है एक मास्क पहनकर। हालांकि अब कोई उसका चेहरा पहचानता भी नहीं। उसके दोस्तों के पीछे लिखा होता है कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये देखकर साकुया चौंक जाता है। तभी कूरो उसके चेहरे पर उड़ के टकराता है और उसे नीचे गिरा देता है। माहिरू भी तुरंत ही वहां पर आ जाता है, लेकिन साकुया भागकर रूफटॉप की तरफ चला जाता है। साकुया माहिरू से कहता है कि वो उससे दूर चला जाए क्योंकि उसने उसे और उसके दोस्तों को मारने की कोशिश की थी। माहिरू उससे कहता है कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि उसने असल में उन्हें बचाया था। वो कहता है कि मिसोनो की चोट भी इतनी सीरियस नहीं थी। दोनों रूफटॉप की तरफ भागते हैं और साकुया मान लेता है कि वो माहिरू का दोस्त सिर्फ इसी साल बना था और उनके बचपन की सारी यादें झूठी थी जो उसके दिमाग में डाली गई थी। माहिरू कहता है कि ये फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम अब भी मेरे दोस्त हो, लेकिन तब साकुया रूफटॉप से जंप करने लगता है। माहिरू तुरंत उसका कॉलर पकड़ लेता और अपना फ्लाइंग ब्रूम समन करता है। जब वो दोनों गिरते हैं तो माहिरू कहता है कि यह फर्क नहीं पड़ता कि तुम वैम्पायर हो, तुम अब भी मेरे दोस्त हो और हमेशा रहोगे। फिर वो अपना बैलेंस खो देता और दोनों क्रैश कर जाते हैं एक नजदीक के जंगल में। वहाँ दोनों हंस रहे होते हैं माहिरू के स्ट्रेंज और बेकार पावर्स पर, लेकिन तब साकुया रोना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैं चाहता था कि ये खुश लम्हे थोड़ा और जी सकूं। साकुया बताता है कि जब वो छोटा था तब उसने अपनी बहन की मौत के लिए खुद को दोषी माना। तब सुबाकी ने उसे समझाया था ये तुम्हारी गलती नहीं थी। सुबाकी ने उससे वादा किया था कि वो अंत में उसके पास जरूर आएगा और उसने वादा निभाया भी। जब वो मौत के करीब था तब सुबाकी उसके पास आया। साकुया कहता है कि सुबाकी पहला इंसान था जिसने उसकी मदद की और उससे झूठ नहीं बोला, इसीलिए वो उसके लिए कुछ भी करेगा। माहिरू तब समझाता है कि साकुया के लिए सुबाकी का इन्फ्लुएंस वही था जो उसके लिए उसके अंकल का था। वो तुरंत कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर सुबाकी की हिंसा को रोकूंगा।
साकुया उसका शुक्रिया कहता है, लेकिन वो कहता है कि ये काफी है, मैं तुम्हारे और बाकी सबके साथ नहीं रह सकता। जब वो माहिरू के साथ एक फिस्ट बम्प एक्सचेंज करता है तभी वो अचानक से गायब हो जाता है। वो माहिरू से दूर भागता और याद करता है कि माहिरू ही पहला इंसान था जिसने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। साकुया रोते हुए माहिरू का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे एक खुशहाल साल दिया हाई स्कूल में। थोड़े समय बाद माहिरू को एक लेटर मिलता है जिसे खोलना उसके लिए काफी मुश्किल लगता है, तो वो उसे कूरो को दे देता है। लेकिन जैसे ही कूरो उस लेटर के सील को देखता है वो उसे बिना पढ़े ही उस लेटर को कुचल देता है। अगले दिन माहिरू कूरो को स्कूल ले जाता है जहाँ उसकी लड़कियों के बीच पॉपुलैरिटी काफी बढ़ जाती है। स्कूल के बाद वो दोनों एक रात के फेस्टिवल में जाते हैं और थोड़ा मजा करने का डिसाइड करते हैं। जब माहिरू और कूरो एक ब्रिज पर फायरवर्क्स शो का इंतजार कर रहे होते हैं तो एक आंख पट्टी वाला आदमी आता है। वो एक सूटकेस माहिरू को देता है और कहता है कि इसे लॉस्ट एंड फाउंड में जमा कर दे, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। माहिरू बिना कुछ शक के उस बॉक्स को ले जाता है लॉस्ट एंड फाउंड की तरफ। रास्ते में उसकी टक्कर एक लंबी हाइट वाले ब्लॉन्ड लड़के से होती है जो अपने कंधे पर एक बड़ा सा कॉफिन उठाए था। ब्लॉन्ड वाला लड़का कहता है कि वो अपने पार्टनर से बिछड़ गया है और वो माहिरू से कहता है कि वो उसके साथ चले। माहिरू से कॉफिन के बारे में पूछता है तो ब्लॉन्ड लड़का कहता है कि ये वैम्पायर के सोने के लिए होता है। माहिरू को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तभी पीछे एक जोर का धमाका होता है। लोग चिल्लाने लगते हैं कि एक सिल्वर सूटकेस फट गया। माहिरू को तभी याद आता है कि उस आदमी ने कहा था कि फायरवर्क के शुरू होने से पहले बॉक्स जमा कर देना, और फायरवर्क्स में अब सिर्फ 1 मिनट बचा होता है। माहिरू सोचता है कि क्या वो कूरो को बुलाए और बॉक्स ले जाने को कहे, लेकिन एक अजनबी के सामने अपनी सरवैम्प वाली पहचान दिखाना रिस्की हो सकता था। लेकिन फिर भी वो ब्लॉन्ड लड़के पर भरोसा करता और कूरो को समन करता है। माहिरू से थोड़ा सा अपना खून पिलाता है, जिसे पीकर कूरो उसे उठाता और ऊपर उछलता है। वो बॉक्स को हवा में जितना ऊंचा हो सके उतना फेंक देता है। माहिरू घबराता है कि कहीं बॉक्स स्काई में एक्सप्लोड ना करे, लेकिन बॉक्स नीचे गिरता और फट जाता है। लेकिन वो लड़का ब्लॉन्डे उसे बचा लेता है। वो उस बॉक्स को अपने कॉफिन में पकड़ लेता है और वहाँ पर उसका धमाका होने देता है। माहिरू और कूरो हैरान रह जाते हैं और ब्लॉन्डे से पूछते हैं कि वो है कौन। तो वो ब्लॉन्ड लड़का कहता है कि मैं हूँ टेट्सू, एक हॉट स्प्रिंग इन का वारिस। तभी कॉफिन के अंदर से एक कमजोर सी आवाज आती है और कोई चीखता है और कहता है कि तूने मुझे अंदर छोड़ दिया था और बॉम्ब डाल दिया। एक जला हुआ छोटा बैट निकलता है उससे, जिसे देखकर कूरो तुरंत पहचान जाता है। उसका नाम ह्यूज है, जो कि सर्वैम्प ऑफ प्राइड है। तो टेट्सू उसे थोड़ा खून देता और ह्यूज बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिर वो बिना रुके नॉन स्टॉप बोलने लगता है कि कैसे वो टेट्सू से एक हॉट स्प्रिंग इन में मिला था और तब से दुनिया में कितनी उथल पुथल हो गई थी जब तक कूरो अकेला भटक रहा था। ह्यूज कहता है कि आज जो धमाका हुआ वो सुबाकी और उसके मिनियन का काम था। वो माहिरू से कहता है कि सबको एक दूसरे से कांटेक्ट में रहना चाहिए और मुश्किल वक्त में मदद करनी चाहिए, लेकिन साथ ही वो ये भी चेतावनी देता है कि सुबाकी अकेला खतरा नहीं है, अब और भी नए खतरे सामने आ रहे हैं। जब माहिरू और कूरो अपने घर वापस लौट रहे होते हैं तो अचानक घर का दरवाजा खुला होता है और कोई माहिरू को खींचकर अंदर ले जाता है। कूरो समझ जाता है कि कुछ खतरनाक लोग इसके पीछे हैं। डोर फिर से खुलता और एक आदमी उसके ऊपर मैजिक गन पॉइंट करता है, जबकि एक दूसरा आदमी स्ट्रेट जैकेट पहने हुए कूरो पर कूद पड़ता है। माहिरू को एक अजीब सी फैसिलिटी में ले जाया जाता है जहाँ पर एक साइंटिस्ट नामसुकी उसका स्वागत करता है। वो बताता है कि वो अभी C3 के हेडक्वार्टर्स में है, एक न्यूट्रल पार्टी जो इंसानों और वैम्पायर के बीच में काम करती है। वो कहता है कि वो माहिरू के साथ है और उसे सिर्फ बात करने के लिए यहाँ पर लाया गया है। सुकी माहिरू से सुबाकी को रोकने के लिए साथ में मिलकर काम करने की गुजारिश करता है, क्योंकि वो दोनों के लिए खतरा है। माहिरू को ये सब थोड़ा जल्दी लगता है, लेकिन सुकी उसे समझाता है कि वो एक ही साइड पर है और एक ही गोल है उनका, तो फिर दिक्कत क्या है। सुकी कहता है कि कूरो उनके बारे में सब जानता है और माहिरू को उसे सब कुछ पूछना चाहिए। फिर वो कहता है कि उन्हें मिलकर सुबाकी के सारे मिनियन को खत्म करना होगा। माहिरू तुरंत मना कर देता है, क्योंकि सुबाकी का एक मिनियन उसका दोस्त भी है और उसने साकुया को बचाने का वादा भी किया है। सुकी कहता है कि उसने साकुया के बारे में रिसर्च की है और ये बचकानी भावनाएं सीरियस मिशन में काम नहीं आती। माहिरू ऐसे बोरिंग एडल्ट्स के साथ काम करने से इनकार कर देता है। सुकी उसका फैसला एक्सेप्ट करता है, लेकिन फिर अपनी असली चाल चलता है। वो कहता है कि इस कमरे में 52 दरवाजे हैं और सिर्फ एक ही एग्जिट तक ले जा सकती है। वो माहिरू से कहता है कि जल्दी सही डोर ढूंढो, वरना वो अपने सर्वैम्प कूरो को हमेशा के लिए खो देगा, क्योंकि कूरो इस वक्त C3 के सबसे टैलेंटेड वैम्पायर हंटर के हाथ में है। माहिरू भागता है एग्जिट ढूंढने में, लेकिन पहला दरवाजा उसे वापस उसी जगह पर ले आती है जहाँ से वो चला था। सुकी कहता है कि अगर वो सभी दरवाजों को चेक करेगा तो 1 दिन लग जाएगा और तब तक वैम्पायर हंटर कूरो को उससे इतना दूर ले जाएंगे कि वो मर जाएगा, क्योंकि अगर सर्वैम्प और उसका मास्टर एक सर्टेन डिस्टेंस से ज्यादा दूर हो जाएं तो मास्टर मर जाता है। माहिरू के पास 2 ऑप्शन थे, या तो सही दरवाजा ढूंढे या C3 के साथ काम करे।
माहिरू ऐसा ट्विस्टेड डील कबूल करने से इनकार कर देता है और बाहर जाने का रास्ता ढूंढता रहता है। और जब उसे लगता है कि नॉर्मल तरीका काम नहीं करेगा तो वो अपने ब्रूम को समन करता है और एक ब्रेक डांस जैसा मूव करता है जो टोर्नेडो बनाता है और बिल्डिंग की छत तोड़ देता है। सुकी कहता है कि माहिरू ने सही रास्ता ढूंढ लिया है, लेकिन फिर भी उसे वार्न करता है कि कूरो पर भरोसा मत करना क्योंकि वो आखिर में एक खून पीने वाला वैम्पायर है। माहिरू कहता है कि उसने वैम्पायर का अच्छा रूप भी देखा है और वो उसके दोस्त हैं। सुकी उसकी बातों से स्पीचलेस हो जाता है और बिना कोई रोक टोक के उसे जाने देता है। उसी वक्त कूरो पे पहले के 3 लोग हमला कर रहे होते हैं। वो बहुत ही मुश्किल से ग्राउंड से निकलती काली स्पाइक से बचता है, लेकिन फिर स्ट्रेट जैकेट वाला आदमी उस पर हमला करता है। कूरो उसके कुछ किक से बचता है, लेकिन फिर उसके मुंह पर मार पड़ती है और वो दूर जाकर गिरता है। वो तीनों लोग उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि अगर तू हमारी लेटर पर तब आता तो सब कुछ आसान होता। कूरो गोली से बचकर भागता है और रिवर साइड तक पहुंचता है। स्ट्रेट जैकेट वाला आदमी कहता है कि तेरा मास्टर अब हमारे कंट्रोल में है। यहाँ कूरो ध्यान हटा लेता और उसी पल वो काले लोहे के पिंजरे में बंद हो जाता है। जब वैम्पायर हंटर उसे खत्म करने वाले होते हैं तभी माहिरू ब्रूम पर सवार होकर उसके सामने आता है और उसे ले जाकर बचा लेता है। कुछ दिनों के बाद माहिरू मिसोनो और टेट्सू के हॉट स्प्रिंग इन में एक मीटिंग रखते हैं, जबकि कूरो और स्नो हॉट बाथ का मजा ले रहे थे। मिसोनो एक फैंसी बेड पर आराम कर रहा होता और टेट्सू काम में बिजी होता है। माहिरू फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि कोई भी उनकी स्ट्रेटेजी मीटिंग को सीरियसली नहीं ले रहा था। बाद में मिसोनो और माहिरू वेंडिंग मशीन के पास मिलते हैं और सुबाकी और सरवैम्प के बारे में उनका कितना कम नॉलेज है उसके हिसाब लगाते हैं। माहिरू कहता है कि शायद कैंप ऑफ एनवी का मास्टर उनकी मदद कर सके क्योंकि वो काफी जानकारी रखता है, लेकिन मिसोनो उस आइडिया को तुरंत ही रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि उस आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता और वो अपने दम पर सब कुछ कर लेंगे। थोड़ी देर बाद ह्यूज वहाँ पर हवा में उड़कर आता है, एक नए खतरनाक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर जो सिटी में घूम रहा है। माहिरू और कूरो उस आदमी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। ह्यूज के मिनियन से पता चलता है कि टारगेट ब्लैक कपड़ों में है और उसकी पीठ पर पंख भी लगे हैं। वो उसे तुरंत देख लेते हैं और कूरो वार्न करता है कि वो आदमी डेंजरस लग रहा है, लेकिन माहिरू फिर भी उसका पीछा करता है। वो देखता है कि वो आदमी एक हेजहॉग को केज में ले जा रहा है और माहिरू के अंदर का एनिमल एक्टिविस्ट जाग जाता है। वो उस आदमी के पीछे भागता और जैसे ही वो कोने पर पहुंचता है वो आदमी उसका इंतजार कर रहा था। वो माहिरू से पूछता है कि क्या तुम एक एंजल हो या एक डीमन। माहिरू उसका सवाल सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो आदमी अपनी पावर का यूज करता है और एक मैजिकल पियानो समन करता है और एक मेलोडी बजाता है जो कूरो को वीक बना रही थी। कूरो घुटनों पे गिर जाता है और वो आदमी खुद को डीमन बताता और उस पर हमला कर देता है। वो कूरो को एक किक से हवा में उड़ा देता और फिर दूसरी किक से और ऊपर ले जाता है। वहीं माहिरू अपना ब्रूम समन करके रूफटॉप तक पहुंचता है जहां वो आदमी कूरो को कुचलने ही वाला था, लेकिन माहिरू उसे रोक देता और कूरो को अपना खून पिलाता है ताकि वो वापस से स्ट्रांग हो सके। माहिरू उस आदमी से पूछता है कि वो उसके पार्टनर को क्यों चोट पहुंचाना चाह रहा है और उस हेजहॉग को छोड़ने को कहता है। वो आदमी अपने केज को खोलता है और उसमें से हेजहॉग एक और सरवैम्प बन जाता है जो अपने आप को लॉ के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, जो कि ग्रीड का सरवैम्प था। वो हाइपर एक्टिव है और कहता है कि उसका मास्टर लिच है, एक ऐसा आदमी जिसे लगता है कि वो एक एंजल है। लिच लाओ के बकवास से इरिटेट हो जाता है और उसे किक मारकर हटा देता है। वो कहता है कि वो उसे इसीलिए नफरत करता है क्योंकि वो भी एक डीमन है। लाओ अपने टॉक्सिक मास्टर से मार खाने के बाद भी उसे काफी एडमायर करता रहता था। यहाँ माहिरू उनके अजीबोगरीब बिहेवियर से काफी इरिटेट होता है, लेकिन वो खुश भी होता है कि शायद एक और एलाई मिल गया। लेकिन लाओ कहता है कि वो गलत है, वो उनके एलाई नहीं है और उन्हें किसी की जरूरत भी नहीं है। उसका कहना है कि कूरो जो सबसे बड़ा वैम्पायर भाई है, अगर चाहे तो सब कुछ खत्म कर सकता है, लेकिन उसने अब तक माफ नहीं किया है जो पिछली बार हुआ था जब सातों वैम्पायर इकट्ठा हुए थे। माहिरू रियलाइज करता है कि कूरो और लाओ के बीच कोई पुराना टेंशन है। वो उन्हें अलग करता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। फिर वो लाओ से मदद मांगता है, लेकिन लाओ मना कर देता है। वो माहिरू को ध्यान से देखता है और कहता है, तुम मेरे सबसे बड़े भाई के मास्टर हो पर काफी ऑर्डिनरी लगते हो। फिर वो वहाँ से भाग जाता है। माहिरू हॉट स्प्रिंग पर वापस आता है और वहाँ पर ये देखकर हैरान रह जाता है जब वो टीवी पर लिच को एक यूरोपियन पियानिस्ट के रूप में देखता है। वो सबको बताता है कि ये वही आदमी है, सरवैम्प ऑफ ग्रीड का मास्टर। लिच को टीवी पर एक यूरोप का जीनियस पियानिस्ट बताया जाता है। माहिरू सबको बताता है कि ये सर्वेंट ऑफ ग्रीड का मास्टर है। वो बताता है कि लाओ अपने मास्टर को मार देता है जब उससे बोर हो जाता है, इसीलिए उससे दूर रहना ही बेहतर है। इस वार्निंग के बावजूद माहिरू लिच के कॉन्सर्ट में जाने का फैसला करता है और जैसे ही गार्ड का ध्यान बंटता है वो एंट्री का मौका ढूंढता है। तभी एक दयालु म्यूजिक लवर उसे देख लेता है और उसे एक और शो दिखाने के लिए हॉल ले जाता है। रास्ते में माहिरू आई पैच वाले आदमी को देखता है और समझ जाता है कि सुबाकी अब लिच को टारगेट कर रहा है। वो तुरंत हॉल की तरफ भागता है जहाँ लिच का कॉन्सर्ट चल रहा था।
हॉल में लाओ अपने मास्टर का परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन अचानक पूरे ऑडियंस उस पर हमला कर देती है और वहाँ के सभी लोग सुबाकी के मिनियन निकलते हैं। लेकिन लाओ इसके लिए पहले से रेडी था और अकेला सबसे लड़ता है। जब माहिरू अंदर पहुंचता है तब तक वहाँ सिर्फ लाशें ही बिछी होती है। वो लाओ की ताकत देखकर हिल जाता है और कहता है कि शायद उसने हद पार कर दी है। लीच अपना परफॉर्मेंस रोक देता है क्योंकि लोग बातें कर रहे होते हैं। लाओ उससे पूछता है कि वो उसका शुक्रिया क्यों नहीं कर रहा, लेकिन लीच उसे किक मार देता है। लाओ तुरंत ही उसके पीछे पहुंच जाता और उसे वॉल में घुसा देता है। माहिरू को चिंता होती है, लेकिन लाओ कहता है कि सर्वैम्प के मास्टर आम इंसानों से ज्यादा टफ होते हैं। वो माहिरू से कहता है कि वो उसे रिक्रूट करने की कोशिश बंद करे और कूरो को ही सब कुछ संभालने दे। माहिरू कहता है कि ये कूरो अकेला नहीं कर सकता। तो यहाँ पर लाओ बहुत ही इरिटेट हो जाता है और वो माहिरू को धक्का देता और वो हॉल के दूसरे किनारे चला जाता है। कूरो माहिरू के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन लाओ सिर्फ हंस पड़ता है। तब वो माहिरू को 7 सर्वैम्प की कहानी बताना शुरू करता है। बहुत पहले 7 वैम्पायर भाई बहन शांति से रहा करते थे और जब उन्हें एक लेटर आया C3 नाम की ऑर्गेनाइजेशन से, उस लेटर में उनसे कहा गया कि एक खास इंसान को मार डाला जाए। 7 सर्वैम्प ने वोट करके फैसला करना चाहा, जहां ग्रीड, ग्लूटोनी और रैथ इसके खिलाफ थे और प्राइड, एनवी और लस्ट सपोर्ट में थे। तो वोटिंग टाई होने पर उन्होंने अपने सबसे बड़े भाई सर्वैम्प ऑफ स्लोथ, जो कि कूरो था, वो उससे फैसला मांगते हैं। जैसे ही लाओ बताने वाला होता है कि कूरो ने क्या फैसला किया, कूरो गुस्से से पागल हो जाता है और वो अपनी पावर रिलीज करता है। लाओ उसकी हालत देखकर मजाक उड़ाता और कहता है कि वो अपने मास्टर से अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश कर रहा है। कूरो तलवार निकाल लेता है और दोनों सर्वैम्प के बीच स्टेज पर लड़ाई शुरू हो जाती है। माहिरू डिसाइड करता है कि वो खुद इसे रोकेगा। वो अपना ब्रूम समन करता और कूरो को बुला लेता है। तभी लिच अपने इंजरीज से रिकवर करता है, फाइट रोकता है और लॉ को नीचे गिराता है और वो माहिरू के ब्रूम को तोड़कर कूरो को वॉल में चिपका देता है। वो कहता है कि सब बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हो चुके हैं, इसीलिए अब सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस सुननी चाहिए। वो एक दुखी मेलोडी बजाता है जो सुनने वालों के दिल की गहराइयों को छू जाती है। सभी बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ माहिरू अपनी माँ के साथ बिताए हुए पल को याद करता है और उसे रोना आने लगता है। वहीं लाओ जमीन पर गिरता है क्योंकि उसे एक ऐसी शक्ल नजर आती है जिसे वो भूलना चाहता था। कूरो का रिएक्शन और भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। उसकी आंखों की पुतलियां फैल जाती है और एक डरावनी मेमोरी वापस आती है जिसे वो सप्रेस कर रहा था। लाओ और बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए वो लिच पर हमला करता है, लेकिन लिच भी रेडी था। तभी डोर खुलता है और वो आदमी आता है जो माहिरू को लेकर कॉन्सर्ट में आया था। वो एक वेल मैस्कट भेजता है ताकि टेंशन कम हो सके। वो वेल मैस्कट जाकर लाओ और लिच के सर पर थप्पड़ जैसा वार करता है ताकि दोनों रुक जाए। लाओ को आदमी और वेल दोनों पर गुस्सा आता है क्योंकि वेल उसका मिनियन था। माहिरू तुरंत ही कूरो को आजाद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो देखता है कि कूरो ने पूरी तरह अपना होश खो दिया है। तभी उसे आवाज आती है और वो मुड़कर देखता है कि सुबाकी के एक बची हुई मिनियन सामने खड़ी है। वो माफी मांगती है और गुजारिश करती है कि उसे जाने दिया जाए। लाओ उसे मारने जा रहा होता है, लेकिन माहिरू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ऐसे किसी को मारने की जरूरत ही नहीं है जो लड़ने का इरादा ही नहीं रखती हो। यहाँ पर लाओ हार मान जाता और कहता है कि उसे वैसे भी नाम बिना के कैरेक्टर में इंटरेस्ट नहीं है और बाहर चला जाता है। माहिरू फिर उस आदमी के पास जाता है जो अपना परिचय क्रैन के रूप में देता है, जो कि लिच का मैनेजर था। वो डिसाइड करता है कि सुबाकी के मिनियन को जिंदा रखेंगे और माहिरू उसे अपने दोस्तों के पास ले जाता है। कूरो अब भी डार्कनेस में छुपा हुआ था। दूसरी तरफ लाओ अपने गुस्से को शांत करने के लिए वीडियोस देख रहा होता है। तभी अचानक से सुबाकी उसके पीछे आ जाता है। लाओ उसे देखकर घबरा जाता और सुबाकी क्रीपी स्माइल के साथ अपना वेपन निकाल लेता है। माहिरू हॉट स्प्रिंग लौट आता है जहाँ पर मिसोनो उस पर गुस्सा होता है कि उसने अकेले एक्शन ले लिया, पर कम से कम वो सुबाकी के एक मिनियन को जिंदा पकड़ने में कामयाब हुआ। मिसोनो चाहता है कि वो मिनियन जिसका नाम लिलेक है उसको बंधक बनाया जाए। माहिरू विरोध करता है, लेकिन मिसोनो कहता है कि हो सकता है कि वो लड़की झूठी एक्टिंग कर रही हो, असल में वो काफी स्ट्रांग और खतरनाक हो सकती है। टेट्सू और ह्यूज डिसाइड करते हैं कि सुबाकी के बेस का पता लगाने के लिए वो उसे इंट्रोगेट करेंगे, लेकिन माहिरू उन्हें रोक देता है। वो कहता है कि अगर सुबाकी को पता चला कि लिलैक यहाँ पर है तो वो उसे बचाने आ जाएगा। मिसोनो को यकीन नहीं होता, लेकिन माहिरू याद करता है कि पहली बार जब उसने सुबाकी को देखा था तब वो बेलिया को बचाने आया था। वो याद करता है कि साकुया ने भी सुबाकी की बहुत इज्जत की थी, इसीलिए उसका इंट्यूशन कहता है कि वो जरूर आएगा। माहिरू कूरो से पूछता है कि उसके हिसाब से क्या सही है, लेकिन कूरो इनसे बाहर चला जाता है। माहिरू उसके पीछे जाता और पूछता है कि क्या दिक्कत है। कूरो को बस एक नजर डालना ही काफी होता है माहिरू को समझाने के लिए कि उसका मेंटल स्टेट अभी सही नहीं है। माहिरू रियलाइज करता है कि जब से लाओ ने उनकी पुरानी कहानी का जिक्र किया है तब से कूरो कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। वो उससे पूछना चाहता है कि क्या उसने C3 के कहने पर उस इंसान को मारने के लिए हाँ किया था, लेकिन तभी माहिरू को देखते ही देखते कूरो एक नाइटमेयर जैसे रूप में बदलने लगता है। उसका शरीर पिघलने लगता और डरावना बन जाता है।
माहिरू डर से कांप उठता है लेकिन हिम्मत जोड़कर कहता है कि वापस चलो कुरो। कुरो उसकी बात मान जाता है और अपने कैट फॉर्म में बदल जाता है और चुपचाप उसके साथ ही लौट आता है। बाद में माहिरू लिलैक के साथ बैठकर बात करता है, जो उससे पूछती है कि वो उसके साथ इतना अच्छा क्यों है जबकि वो उसकी दुश्मन है। माहिरू कहता है कि वो सबके साथ अच्छा ही है क्योंकि वो लड़ना नहीं चाहता। लिलैक कहती है कि माहिरू काफी भोला है, लेकिन वो उसे वार्न करती है कि सुबाकी के कमजोर मिनियन लड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो हायेन से बच के रहे जो सुबाकी का राइट हैंड मैन है और सबसे स्ट्रांग और खतरनाक भी है। अगले दिन माहिरू जल्दी उठ जाता है और देखता है कि कुरो एक अंधेरे कोने में सो रहा होता है। तभी उसे लिच के मैनेजर का कॉल आता है। वो माहिरू से पूछता है कि क्या उसने लॉ को कहीं पर देखा है, क्योंकि कल रात से ही वो लापता है और इस वजह से लिच हर घंटे कमजोर और थका हुआ महसूस कर रहा है। लिच अब लॉ को ढूंढने निकल जाता है क्योंकि सिर्फ वही उसकी ताकत वापस ला सकता था। लेकिन तभी अचानक से एक अधेड़ उम्र का रेड हेड आदमी उसके पीछे आ जाता है। लिच समझ जाता है कि वो खतरनाक है और उससे दूर भागने की वो कोशिश करता है, पर वो इतनी तेजी से भाग नहीं पाता और उसके सर पर चोट लग जाती है। और ये रेड हेड कोई और नहीं बल्कि सुबाकी का राइट हैंड हायेन होता है। वो कहता है कि उसका बॉस बहुत नाराज है क्योंकि लॉ ने कल रात उसके प्यारे मिनियन को मार दिया है, इसीलिए अब वो बदला लेना चाहता है और अब वो लिच को जहन्नुम दिखाने वाला है। लिच लड़ने की कोशिश करता है लेकिन हायेन उसे भारी चोट पहुंचाता है। हायेन लड़ते वक्त भी मजाक उड़ा रहा होता है। लिच मौका देखकर अटैक करता है लेकिन हायेन आसानी से बच जाता है और उसके हाथ पर भी एक घाव दे देता है। फिर वो उस घाव को लाल आग में बदल देता है जिससे वो अपना स्मोक लाइट करता है। वो कहता है कि अभी उसका सर यानी कि लाओ सुबाकी के पैरों के नीचे दबा हुआ पड़ा है। लिच कहता है कि उसे उस हेजहॉग से मतलब नहीं है, लेकिन वो किसी रेड हेड से नहीं हारेगा। हायेन कहता है कि एक टैलेंटेड पियानिस्ट को मारना शर्म की बात होगी, पर फिर भी वो रेड फ्लेम से एक जायंट फायर टोर्नेडो बना देता है। ये फायर टोर्नेडो इतना बड़ा होता है कि माहिरू उसे दूर से देख लेता है। वो तुरंत वहां पर जाने की सोचता है और कुरो से लड़ने के लिए तैयार होने को कहता है। कुरो थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन माहिरू के कहने पर वो मान जाता है। दोनों समय पर पहुंच जाते हैं, बिल्कुल सही टाइम पर जब हायेन लिच को खत्म ही करने वाला था। माहिरू हायेन से कहता है कि उसके दोस्त से वो दूर हो जाए, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि ये रेड हेड डरावना हायेन है तो वो खुद सामना करता और वो कुरो को समन करता है, लेकिन कुरो तुरंत ही अंदर के अंधेरे में गिर जाता है। कुरो अपना कनेक्शन माहिरू से खो देता है और उसका शरीर एक काले लिक्विड में मेल्ट होने लगता है। फिर ये सब अंधेरे मिलकर एक काले क्रिस्टल बॉल में बदल जाते हैं। माहिरू समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है। वो क्रिस्टल बॉल को हाथों में उठाता है और सोचता है कि क्या ये कुरो है। हायेन भी हैरान होता है और माहिरू की तरफ बढ़ता है, लेकिन माहिरू अपना ब्रूम समन करता है और वो भी उस ब्लैक क्रिस्टल बॉल के अंदर चला जाता है। अब माहिरू बिल्कुल निर्दोष और लाचार होता है, लेकिन लिच उसके और हायेन के बीच आ जाता है। वो अपने मैजिक बूट से एक सर्कुलर पियानो बना देता है और उस पर कदम रखकर म्यूजिक से अटैक करता है। हायेन यहाँ पर लिच के टैलेंट से काफी इम्प्रेस होता है और अब सीरियसली लड़ना शुरू करता है। वो रेड फ्लेम से अटैक करता है और वहीं लिच अपने पियानो की से इनकाउंटर करता है। माहिरू सिर्फ वहाँ पर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। उसे लगता है जैसे वो एक निकम्मा जोकर बन गया हो। लिच लड़ते वक्त भी उससे कहता है कि वो अपने डाउट्स छोड़ दे और जो चाहता है वो करे। आखिरकार फाइट खत्म होती है और लिच बुरी तरह से हार जाता है। हायेन उसे उठाकर जिंदा सुबाकी के पास ले जाने का फैसला करता है तो माहिरू उसके पीछे दौड़ता और कहता है कि मेरे दोस्त को छोड़ दो। तभी हायेन अचानक से उसके सामने आता है और माहिरू को जमा देता है। जैसे ही हायेन वहां से चला जाता है, मिसोनो और टेट्सु वहां पर पहुंचते हैं। वो शॉक हो जाते हैं ये देखकर कि कुरो अब एक काले बॉल में बदल चुका है, लेकिन उन सभी वैम्पायर को उसके अंदर से उसकी एनर्जी महसूस हो रही होती है। माहिरू यहाँ पर अपने आप को ही दोषी ठहरा रहा था कि उसने कुरो की सलाह नहीं मानी और बिना किसी बैकअप के एक्शन ले लिया, लेकिन मिसोनो कहता है कि अभी भी उनके पास एक मौका है। उसे वहाँ पर एक सेलफोन मिलता है जिसमें एक की चेन लगा होता है जो बेलिया जैसा दिखता है। इससे पता चलता है कि ये फोन सुबाकी के किसी आदमी का हो सकता है और उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। सुबाकी तुरंत कॉल करता है और कहता है कि ये फोन हायेन का है और वो इसे वापस चाहता है। मिसोनो उससे कहता है कि वो इस फोन के बदले लॉ और लिच को छोड़ दे जो इस वक्त उसके कब्जे में है। सुबाकी उसकी हिम्मत पर हंस पड़ता और कहता है कि ये कोई आईफोन नहीं है जिसके लिए वो इतना कुछ करेगा, लेकिन मिसोनो उसे याद दिलाता है कि उसके पास उसका एक मिनियन भी बंधक है। वो सुबाकी से कहता है कि ग्रीड के सर्वैम्प और उसके मास्टर को बिना किसी नुकसान के वापस भेज दे, तभी वो उसे फोन वापस करेगा। सुबाकी सिर्फ हंस पड़ता और कहता है कि वो दोनों को चोट नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हो सकता है कि वो उन दोनों को अलग अलग रखे। कॉल कट जाता और सुबाकी सोचता है कि अब उन्हें अपने प्लान को थोड़ा बदलना पड़ेगा। माहिरू और उसके दोस्तों ने एक और मीटिंग बुलाई होती है जहां पर वो डिसाइड करते हैं कि रात के 12 बजे से पहले लिच और लॉ को मिला देना होगा। मिसोनो माहिरू से कहता है कि इस बार वो नहीं चलेगा क्योंकि उसका वेपन उसके पास नहीं है और बिना अपने वेपन के वो बेकार है। सब प्लानिंग रूम में चले जाते हैं
और माहिरू उस काले बॉल के साथ बैठ जाता है। वो सोचता है कि कूरो के साथ क्या हुआ होगा। उसे रियलाइज होता है कि कूरो हमेशा उसे उठाकर ले जाता रहा है और अगर उसे मदद चाहिए तो उसे खुद मजबूत बनना होगा। वो रोते हुए माफी मांगता है और कहता है कि उसने कूरो पर ज्यादा भार डाल दिया और जब उसकी जरूरत थी तब मदद नहीं की। तभी कूरो की आवाज बॉल के अंदर से आती है। वो कहता है कि अब बस हो गया और वो माहिरू का रोना धोना सुन के बोर हो गया है। कूरो एक मिनिएचर वर्जन में बॉल के अंदर नजर आता है और कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। माहिरू उसे वादा करता है कि वो उसे किसी भी हाल में बाहर निकालेगा, लेकिन कूरो कहता है कि उसे वैसे भी अकेले रहना अच्छा लग रहा है क्योंकि अब उसे किसी परेशानी वाले इंसान का सामना नहीं करना पड़ता। माहिरू तुरंत मिसोनो और टेट्सू को बुलाता है ताकि वो उन्हें दिखाए कि कूरो ठीक हो रहा है, लेकिन वो दोनों कूरो को देख या सुन नहीं पाते। टेट्सू तुरंत एक आइडिया लगाता है और बॉल को काट कर कूरो को निकालने की सोचता है, लेकिन माहिरू उसे रोक देता है। वो कहता है कि एज अ मास्टर उसकी जिम्मेदारी है कि वो कूरो को खुद ही फ्री करे। वो एक सॉ उठाता और बॉल को काटने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूट फोर्स से काम नहीं बनता। तभी एक गेस्ट आता है जो लिच का मैनेजर था, जिसका नाम होता है क्रे, और उसके साथ उसका वेल मैस्कट भी था। वो बहुत ही डिप्रेस्ड होता है सुन के कि लिच और लॉ सुबाकी के पास कैप्चर्ड हैं और माहिरू माफी मांगता है कि उसकी वजह से सब और बिगड़ गया। क्रे कहता है कि वो रेस्क्यू मिशन में मदद करेगा और बताता है कि वेल मैस्कट काफी काम का है। फिर वो एक पानी की गन निकालता और ह्यूज के हाथ पर एक बूंद गिराता है, जिससे वो तुरंत ही स्टन हो जाता है। क्रे बताता है कि गन में होली वाटर है जो वैम्पायर को स्लो कर देती है। वो कहता है कि जब लॉ उसके सामने टैंट्रम करता है तो वो इसी का यूज करके उसे शांत करता है। माहिरू पूछता है कि उसने ये गन कहाँ से ली, तो क्रे कहता है कि वो एक अजीब एंटीक डीलर से मिली थी। वो वही डीलर होता है जो एनवी का मास्टर था। तो माहिरू यहाँ पर डिसाइड करता है कि उसे उससे मदद मांगनी चाहिए। डीलर का सोचकर मिसोनो को कुछ बुरे और पुराने यादें याद आती है। वो माहिरू से कहता है कि वो उस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन स्नो उसे मना लेता है कि अभी उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। सब अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं और माहिरू ट्रेन पकड़कर एंटीक डीलर की शॉप की तरफ जाता है, लेकिन अचानक सुबाकी उसके बिल्कुल पास अपनी ब्लैक फॉक्स फॉर्म में आ जाता है। माहिरू घबरा जाता है जब सुबाकी निराशा जताता है कि उसका मिनियन उसके साथ नहीं है। ब्लैक फॉक्स अचानक काली स्मोक क्लाउड छोड़ने लगता है और माहिरू यहाँ पर चलती हुई ट्रेन से ही जंप कर देता है। जैसे ही एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन ये सब एक इल्यूजन था जो माहिरू को तब समझ आता है जब वो प्लेटफॉर्म पर पड़ा होता है। उसे लगता है कि सुबाकी अब चालू हो गया है, इसीलिए उसे जल्दी एंटीक डीलर के पास पहुंचना चाहिए। माहिरू जल्दी शॉप पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है एक मैड साइंटिस्ट उसका स्वागत करता है जिसने एक बारबी डॉल का सर पिघलाकर जूस बना दिया होता है। माहिरू शॉक में गिर जाता है। जब वो साइंटिस्ट उसे देखता है तो वो पूछता है कि तू है कौन। वो माहिरू को शॉप के अंदर ले जाता है जो कि अजीबो गरीब जनरल यूज आइटम से भरा होता है। माहिरू उससे एंटीक डीलर के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि वो अभी शॉप में नहीं है। फिर यहाँ पर माहिरू अपना परिचय देता है, लेकिन वो साइंटिस्ट उसके नाम का हर अक्षर को गलत ही बोलता है। फिर भी याद रखता है कि वो कैंप ऑफ स्लोथ का मास्टर है। वो माहिरू को जबरदस्ती कुर्सी पर बिठाता है और उसके लिए ठंडी चाय डालता है और उसके माथे पर उसका नाम लिखता है ताकि वो भूल ना जाए। फिर वो अपना परिचय देता है। उसका नाम होता है जोहान और वो एक वैम्पायर स्पेशलिस्ट रिसर्चर है। तभी एंटीक डीलर वापस आता है और जोहान के पेट में मुक्का मार देता है उसकी प्यारी डॉल का सर पिघलाने के लिए। फिर वो माहिरू की तरफ मुड़ता है और उसका स्वागत करता है। उसका नाम होता है मीकू और वो माहिरू का धन्यवाद करता है कि उसने उसके छोटे भाई मिसोनो का ध्यान रखा। माहिरू हैरान रह जाता है ये जानकर कि मिसोनो मीकू का भाई है, लेकिन अब उसे समझ आता है कि पहले मीकू उसे ऐसे क्यों बिहेव करता था, इससे पहले कि माहिरू कुछ और पूछता। जोहान उसे पकड़ लेता और कहता है कि उसे सर्वैम्प ऑफ स्लोथ से मिलवाओ। माहिरू दिखाता है कि कूरो अब एक ब्लैक बॉल बन चुका है और जोहान इसे बड़ी एक्साइटमेंट से देखता है। वो माहिरू को एक शीशे के दरवाजे के पास ले जाता है जो असल में एक सीक्रेट लैब का रास्ता था, जहाँ पर वो माहिरू को अपना नया एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट बना लेता है। वो माहिरू की हाइट, वेट और मेडिकल डेटा कलेक्ट करता है, लेकिन माहिरू कहता है कि उसकी जगह कूरो पर रिसर्च करो। मीकू माहिरू से पूछता है कि अगर कूरो नॉर्मल हो गया तो उसके बाद माहिरू क्या करेगा। माहिरू तब पूछता है कि वो किल के बजाय ब्रेक शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं वैम्पायर के लिए। मीकू समझाता है कि वैम्पायर्स इमोर्टल होते हैं, इसीलिए उन्हें मारना मुमकिन नहीं, लेकिन उनके मिनियन को मारना मुमकिन है अगर उनका सर्वैम्प उनका खून पी ले तो। और कैंप्स तब बनते हैं जब कोई इंसान उन्हें एक नाम देता है और एक ऑब्जेक्ट देता है। माहिरू याद करता है कि उसने कूरो को एक बेल दिया था जब उसने उससे कैट फॉर्म में पहली बार मिला था। मीकू कहता है कि वही ऑब्जेक्ट कैंप और मास्टर के बीच का कनेक्शन होता है और अगर वो तोड़ दिया जाए तो सर्वैम्प ब्रोकन माना जाता है। माहिरू कहता है कि उसे सिर्फ ये समझना है कि कूरो को नॉर्मल कैसे बनाया जाए, लेकिन ना तो मीकू को पता है और ना ही जोहान को।
माहिरू जोहान से पूछता है कि वो वैम्पायर रिसर्च में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। तब जोहान एक लंबी मोनोलॉग शुरू करता है कि हर युग में युद्ध ने प्रगति लाई है। उसने कई कहानियां सुनी है जहां कुरो हर बैटल जीत गया था और अब वो चाहता है कि कुरो इस बार पूरी ताकत से सुबाकी को हराए। माहिरू उससे कहता है कि उसे कुरो की ताकत नहीं चाहिए बल्कि एक दोस्त के रूप में कुरो ही चाहिए। जोहान कहता है कि उसे ऐसे जज्बाती बातों में कोई रुचि नहीं है, लेकिन एक काम माहिरू कर सकता है जिससे कुरो नॉर्मल हो सके। वो उसे चाय से भरा हुआ एक बीकर देता है और जैसे ही माहिरू एक घूंट लेता है वो बेहोश हो जाता है। जोहान हंसकर बताता है कि चाय में ऐसी दवाई मिली थी जो एक मास्टर को अपने सर्वैम्प के दिमाग में सीधा ले जाती है। वो कहता है कि माहिरू अब अंदर जाकर कुरो के साथ सब कुछ सुलझाए और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट उससे जरूर बताए। थोड़ी देर बाद माहिरू अपने आप को अंधेरे में तैरता हुआ पाता है और फिर उसे कुरो की घंटी नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ मीकू अपनी असीम दौलत का यूज करके एक जियो गेसर को हायर करता है जो हायन के फोन में फोटोज देखकर सुबाकी की लोकेशन का अंदाजा लगाता है। जियो गेसर बताता है कि सुबाकी और उसका गैंग एक 5 स्टार होटल में रुके हैं। मिसोनो सोचता है कि होटल के टॉप फ्लोर और बेसमेंट के बीच का फासला इतना है कि लिच और लाओ एक दूसरे से दूर रखे जा सके। वो मानता है कि सुबाकी और हायेन जरूर उनकी रखवाली कर रहे होंगे और वो डिसाइड करता है कि रात को वो पूरा अटैक लॉन्च करेंगे। जैसे ही शाम होती है सुबाकी को उनकी तरफ से एक कॉल आता है और वो उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है। इस दौरान मिसोनो और टेट्सु भेस बदलकर होटल घुसने के लिए रेडी होते हैं। वहाँ पे क्रे को पता चलता है कि सुबाकी शायद 41वें फ्लोर पर है। क्रे मिसोनो को उसी फ्लोर का एक रूम एक्सेस कार्ड देता है। मिसोनो टेट्सु को कॉल करता है और कहता है कि तैयार रहना, जिसके बाद वो एलिवेटर में चढ़ जाता है, लेकिन अचानक से साकुया वहाँ पर आ जाता है। मिसोनो घबरा जाता है कि शायद वो पकड़ा जाएगा और उसका शक सही निकलता है। साकुया उसकी असली पहचान जान चुका था। साकुया बताता है कि उसने 41वें फ्लोर का बटन दबाया था, लेकिन उस फ्लोर को लिस्ट में नीचे होने की तरफ इशारा करता है, जिससे मिसोनो को सच समझ आ जाता है। फिर साकुया यहाँ पर इमरजेंसी स्टॉप बटन दबाता है, जिससे वो एलिवेटर फ्री फॉल में चला जाता है। मिसोनो यहाँ पर अपना डिस्गाइज हटा लेता है और सोचता है कि शायद लीच और लॉ को ऑलरेडी शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर ऐसा होता तो साकुया यहाँ पर ना होता। वो टेट्सु को कहता है कि वो स्टेयर से ऊपर जाए जब तक वो साकुया का सामना करेगा। एलिवेटर नीचे बेसमेंट 5 में रुकता है। मिसोनो को याद आता है कि प्लानिंग के टाइम गेस किया गया था कि एक हॉस्टेज यहाँ पर रखा होगा। वो हर हाल में सुबाकी के मिनियन को हराना चाहता है, भले ही स्नो कॉम्बैट में एक्सपर्ट ना हो। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है वो देखता है कि पूरा बेसमेंट खाली है। तब अचानक से साकुया एक मैजिक चेन साव समन करता है और धीरे धीरे मिसोनो और स्नो को एलिवेटर से बाहर धकेलता है। वो कहता है कि उनकी बनाई हुई पूरी योजना शुरू से ही गलत थी, क्योंकि वो सुबाकी के दिमाग को समझ ही नहीं पाए। साकुया बताता है कि उनका असली मकसद लीच और लॉ को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि उनका इस्तेमाल ह्यूज को फंसाने के लिए किया गया है, ताकि वो प्राइड के सर्वैम्प को खत्म कर सके। साकुया अब माहिरू पर अपने चेन साव से अटैक करता है और माहिरू सिर्फ बचने की कोशिश करता है। उसे पता होता है कि सीधा फाइट जीतना मुश्किल है, इसीलिए वो साकुया को चिढ़ाता है। वो कहता है कि माहिरू अभी भी साकुया जैसे कचरे को अपना दोस्त मानता है, जबकि वो सुबाकी जैसे पागल इंसान के लिए काम कर रहा है। उसकी बातों का असर होता और साकुया चिल्लाता है कि कोई भी सुबाकी का असली मकसद नहीं समझता। वो कहता है कि सुबाकी किसी की तलाश में है, बिना ये जाने कि वो चाबी किस चीज की है। असली टारगेट तो अब तक उसके ज्यादातर मिनियंस को भी नहीं पता। और मिसोनो रियलाइज करता है कि सुबाकी सिर्फ एक वैम्पायर युद्ध नहीं चाहता। इसी दौरान ह्यूज और टेट्सु टॉप फ्लोर पर पहुंचते हैं, जहां हायेन और सुबाकी के मिनियन उनका इंतजार कर रहे होते हैं। ह्यूज सोचता है कि हॉस्टेजेस इनके पीछे ही होंगे और चाहे क्यों ना सामने वालों की संख्या ज्यादा हो, वो और टेट्सु जीत सकते हैं। तभी सुबाकी एक जंगल में पहुंचता है जहां उसे फोन पे बुलाया गया था। वहां उसे 5 वेल कॉस्ट्यूम वाले लोग मिलते हैं। ब्लू वेल मैस्कट सुबाकी को गाली देता है और डिमांड करता है कि वो लॉ और लिच को तुरंत छोड़ दे, वरना मार खाएगा। सुबाकी उसकी क्यूट कॉस्ट्यूम और गुस्से भरी आवाज का मजाक उड़ाता है और वो चाबियां दिखाता है जो हॉस्टेजेस के रूम तक जाती हैं। वो पूछता है कि उसका मिनियन कहाँ है, तो ब्लू वेल कहता है कि वो उन्हीं मैस्कट में से एक के अंदर छुपी है। वो मैस्कट सुबाकी पर चाबी से वार करता है, लेकिन सुबाकी बच जाता है और पेड़ पर चढ़ जाता है ताकि वो गलती से अपने मिनियन को चोट ना पहुंचा दे। तभी एक और मैस्कट पूरा पेड़ उखाड़ लेता है जहां सुबाकी खड़ा था और उसे मारने की कोशिश करता है। बाकी वेल मैस्कट भी अटैक करते हैं, लेकिन सुबाकी इतना चालाक होता है कि सबसे बच जाता है। वो कहता है कि अगर उसका मिनियन यही है तो वो भाग नहीं सकता। वो ब्लू वेल को फील करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉस्ट्यूम इतना मोटा होता है कि कुछ समझ ही नहीं आता। फिर सुबाकी कहता है कि ये हाइड एंड सीक वेल के साथ जंगल में खेलना बड़ा मजेदार है, और तभी वो अपने पावर से अचानक आसमान से बारिश करवा देता है। वो मैस्कट को एक शैतानी स्माइल देता है
और वहीं दूसरी तरफ माहिरू कुरो के दिमाग के अंदर पहुंचता है, जो एक लाल रेत वाले रेगिस्तान जैसे जगह जैसा दिखता है। वहां उसे वो वही क्रीपी कैट मिलता है जिसने उसे पहले उसका वेपन दिया था। वो पूछता है कि कुरो कहाँ पर है। वो कैट उससे कहता है कि कुरो उससे मिलना नहीं चाहता, लेकिन माहिरू उसकी बात नहीं मानता। वो बेल की आवाज सुनता और उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन घूमते घूमते वो मुंह के बल ही गिर जाता है। वो रियलाइज करता है कि बेल की आवाज रेत के नीचे से आ रही है, तो वो रेत को काटने लगता है। वो नीचे जाने वाली सीढ़ियां पकड़ता और एक कमरे में पहुंचता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, माहिरू एक पुरानी याद में पहुंच जाता है। ये याद कुरो की होती है, उस समय की जब 7 सर्वैम्प ने C3 के दिए गए किलिंग मिशन पर चर्चा की थी। वैम्पायर 2 कैंप्स में डिवाइड हो गए थे। कुछ का कहना था कि जिस इंसान को मारने के लिए कहा गया है वो उनका क्रिएटर है और बहुत ही पावरफुल है, इसीलिए उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। प्राइड, एनवी और लस्ट उसके खिलाफ थे, जबकि ग्लूटोनी, रैथ और ग्रीड उसे मारने के विरोध में थे। टाई होने पर उन्होंने कुरो से फैसला करने को कहा था, तो वहां पर कुरो ने कहा था कि वो उस इंसान को खुद ही मार देगा। ये सुनकर लाओ का दिमाग खराब हो जाता है और वो कुरो का कॉलर पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या वो उनके माँ बाप जैसा इंसान को मार देगा। तो कुरो यहाँ पर कहता है कि वो ऐसे इमोशनल बातों का यूज ना करे। और इसी के साथ हम इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको इसके आगे की भी कहानी जाननी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें